हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने बात की थी कि कुछ ऐसे जीव जिनको हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जिसमें हमने बात की थी नील हरित शैवाल है, बैक्टीरिया है, जिनको जीवाणु भी बोलते हैं, वायरस, कवक, ये सारे माइकोप्लाज्मा सभी के सभी जो है सूक्ष्म जीवों में आते हैं। इनमें से कुछ जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ एक कोशिकीय हैं तो कुछ बहुकोशिकीय। और रीड के हिसाब से जब हम क्लासेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जीवाणु या बैक्टीरिया, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे उनकी सेल स्ट्रक्चर होती है, क्या उनका महत्व होता है, यानी कि उनका लाभदायक उपयोग क्या होता है, हानिकारक उपयोग क्या होता है। और रीड के बेसिस पे देखें तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था। इसमें कुछ टर्म जो बच गई थी अपनी एक दो, जिन पे भी चांसेस रहते हैं कि कोई क्वेश्चन बन जाए, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या था कि जो बैक्टीरिया अपना चल रहा था उसके लाभदायक हानिकारक प्रभाव होने के बारे में बाद में इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उस जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की जो खोज है, जीवाणु की खोज जो की वो की एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक करके एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। बैक्टीरिया की खोज का श्रेय इन्हें जाता है और इसी कारण इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। इसी कारण ल्यूवेनहोक को और क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक भी माना जाता है या बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, यानी ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का या बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। इसके अलावा अपन बात करें कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका फादर, उसका जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट कोच को। साथ ही साथ रॉबर्ट कोच से रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन बनता है वो है कि इन्होंने रोगाणु सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने रोगाणु सिद्धांत भी दिया था जो सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड है। तो ये दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो गए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हमें दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखना होता है, लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करना होता है, तो दूध का क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। और जो पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण की जो खोज की थी या पाश्चुरीकरण के जो जनक है वो कौन है? पाश्चुरीकरण के जो जनक है वो कौन कहलाते हैं? वो है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने पाश्चुरीकरण की पद्धति की खोज की। क्या होता है पाश्चुरीकरण में? जैसे कि दूध है तो उसको कुछ मिनटों या कुछ समय तक के लिए उच्च तापमान पर रखा जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो नष्ट हो जाते हैं। और उसी प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुरीकरण। और जब बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जनक या खोज से रिलेटेड, जो कि अपने इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है, इन्होंने सबसे पहले शल्य क्रिया में जो औजार काम में आते हैं, उपकरण काम में आते हैं, यानी कि ऑपरेशंस वगैरह में, शल्य क्रिया या ऑपरेशंस वगैरह में जो भी औजार उपकरण जो काम में लिए जाते हैं, उन सब को निर्जन्मीकृत करने की जो विधि की खोज की थी, या सबसे पहले जो निर्जन्मीकृत करने के लिए कार्बोलिक अम्ल का जो प्रयोग किया था वो किया था जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? शल्य क्रिया में प्रयोग होने वाले जो उपकरण है उनका क्या किया था?
शल्य क्रिया के उपकरणों का निर्जमीकरण किया था। स्टेराइजेशन, निर्जमीकरण किसके द्वारा किया था? ये निर्जमीकरण ये किया था कार्बोलिक अम्लों के द्वारा। कार्बोलिक अम्ल या कार्बोलिक अम्लों को ये हम क्या कहते हैं? फिनोल भी कहते हैं। तो फिनोल या कार्बोलिक अम्लों के द्वारा क्या होता है, जब इनको फिनोल या कार्बोलिक अम्ल में निर्जमीकृत किया जाता है उपकरणों को, तो उन पर उपस्थित जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये इससे रिलेटेड चार पांच जो थे कुछ खोजे और कुछ जनकों के नाम थे। एक जो और छोटा सा जो टर्म आता है वो है कि ग्राम स्टेनिंग, ग्राम अभिरंजन। ग्राम अभिरंजन या ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्या है, यानी ग्राम वैज्ञानिक थे और ग्राम ने क्या किया था, बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को अभिरंजित किया था। तो जीवाणुओं को जो अभिरंजित जो किया था वो किया था ग्राम ने, और इस कारण इसको ग्राम अभिरंजन कहा जाता है। अभिरंजित करने का मतलब होता है जब कोई अभिरंजक, कोई स्टेन, कोई डाई बैक्टीरिया कॉलोनी पे डाली जाती है तो उसकी सेल वॉल पे कोई विशेष रंग दिखाई देता है, यानी वो कॉलोनी विशेष रंग को प्रदर्शित करती है, जिसको हम अभिरंजन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें किन्हीं सूक्ष्म चीज़ों को अवलोकन करना होता है, देखना होता है माइक्रोस्कोप में, तो उनको अभिरंजित किया जाता है अलग अलग प्रकार के अभिरंजकों के द्वारा। तो ग्राम ने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, उन जीवाणुओं को अभिरंजित किया, अभिरंजित किया। किससे किया? जीवाणुओं को अभिरंजित किया क्रिस्टल वॉयलेट से। जो अभिरंजक काम में लिया था उसका नाम क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट। जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित किया। तो अभिरंजित करने के बाद में क्या हुआ, दो प्रकार अभिरंजित करने के बाद में जो जीवाणु थे वो कैसे हो गए, वो बैंगनी रंग के हो गए। यानी कि जो जीवाणु है उनका रंग कैसा हो गया, पहले वो जीवाणु कैसे थे, रंगहीन थे, अब वो बैंगनी रंग के हो गए। यानी जीवाणु बैंगनी रंग के प्राप्त हुए क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करने पर। अब इन बैंगनी रंग के जो जीवाणु थे इनको क्या किया, इनको आयोडीन सॉल्यूशन में, आयोडीन विलयन में 5% आयोडीन विलयन में इनको रखा। और आयोडीन विलयन में रखने के बाद जो जीवाणु बैंगनी रंग के हो गए थे उनमें से कुछ जीवाणु जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीवाणुओं में के रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लग गया, यानी बैंगनी रंग थोड़ा कम होने लग गया। फिर बाद में जब देखा इस आयोडीन सॉल्यूशन से उसको धोने के बाद या उसके अंदर उसको रखने के बाद इनको एसीटोन या तो एसीटोन या एल्कोहल, एसीटोन या एल्कोहल के अंदर जब रखा जाता है तो जो बैक्टीरिया थे वो दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया है वो बैंगनी रंग के बने रहते हैं, बैंगनी रंग के बने रहते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया है वो रंगहीन हो जाते हैं, यानी कि अल्कोहल में या एसीटोन में रखने के बाद में जो बैंगनी रंग के बैक्टीरिया थे वो कुछ तो बैंगनी रंग के बने रहते, कोई चेंजेस नहीं होता, और कुछ में क्या हो जाता है, वो रंगहीन हो जाते हैं। तो रंगहीन जो हो जाते हैं, जिनमें रंग नहीं रहता, जो क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से जो रंग आया था अभिरंजन की वजह से, वो रंग वापस चला जाता है, वापस वो रंगहीन हो जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन जीवाणुओं में अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करने के बाद भी उनकी कोशिका भित्ति में या उन जीवाणुओं में बैंगनी रंग बना रहता है, वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसी आधार पर जो है जीवाणु दो प्रकार के हो गए अभिरंजन के आधार पर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। जब हम इनको क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करके आयोडीन सॉल्यूशन में और उसके बाद एसीटोन या अल्कोहल से धोते हैं, तो जिनमें बैंगनी रंग बना रहता है क्रिस्टल वॉयलेट का वो ग्राम पॉजिटिव है, और जिनमें ये रंग नहीं रहता, रंगीन हो जाते हैं, वो ग्राम निगेटिव है। अब जो ग्राम निगेटिव और जो पॉजिटिव ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें मोस्टली जो फर्क होता है वो होता है इनकी सेल वॉल का। सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है, कोशिका भित्ति की जो स्ट्रक्चर है, उसमें फ़र्क देखने को मिलता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं होता।
कुछ अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें कि ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। साथ ही साथ ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, और ई कोलाई के अलावा साल्मोनेला और स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। तो यहाँ तक की क्लास में अपने ये देखा, ये थे बैक्टीरिया सारे। इससे पहले हमने बैक्टीरिया की संरचना, उसके महत्व को पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ छोटी सी चीज़ें जो बची हुई थी कि ग्राम अभिरंजन के आधार पर जो बैक्टीरिया 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कि रोगाणु सिद्धांत दिया, और बैक्टीरियोलॉजी का जनक एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल की खोज की थी। उसके बाद में सूक्ष्म जीवों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की जो सूक्ष्म जीव है वो है कवक या फंजाई। दूसरे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है कौन से? कवक या फंजाई। कवक या जो फंजाई है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया स्टार्ट किया तब हमने देखा था कि जो R.H. व्हीटेकर थे, R.H. व्हीटेकर ने जो पंच जगत अवधारणा दी थी उसमें मोनेरा में उन्होंने बैक्टीरिया को रखा था, यानी कि उन जीवों को रखा था मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक होते। और बैक्टीरिया कैसे थे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे। और फंजाई को यानी कवक को उन्होंने फंजाई में ही रखा था। और फंजाई या जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हीटेकर के अनुसार ये सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय फंजाई या जो कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली अपवाद स्वरूप हमें एक कोशिकीय भी मिलेंगे कुछ, लेकिन ज़्यादातर कैसे है ये? बहुकोशिकीय। वो जो मोनेरा थे, मतलब कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक थे, ये सभी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि जो फंजाई है इनकी कोशिका सुविकसित होती है, जिसमें कि सारे कोशिकांग झिल्लीबद्ध होते हैं। सुविकसित कोशिका यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही अपघटक होते हैं, ये डीकम्पोजर होते हैं। अपघटक या डीकम्पोजर होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? अपघटक है, डीकम्पोजर है, या आप इनको मृत पोषी भी कह सकते हो, यानी कि मृत जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन करते हैं, उनसे ये अपना पोषण लेते हैं, या हम इसको विषम पोषी भी कह सकते हैं। तो वे सूक्ष्म जीव जो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है और अपघटक या विषम पोषी है, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फंजाई या कवक कहलाते हैं। अब जो फंजाई या जो कवक होते हैं इनकी अगर शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो फंजाई जो होते हैं वो यानी कि कवक जो है, कवक कई तंतुओं से मिलकर के एक जाल नुमा संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कवक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? कवक जाल बनाते हैं। कवक जाल क्या होता है? एक जाल नुमा संरचना जो किससे बनती है? कई कवक तंतुओं से, यानी कि कई कवक तंतु जो है वो मिलकर के एक जाल नुमा संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। और इस जाल नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक जाल। जो जाल नुमा संरचना में व्यवस्थित रहते हैं वो जाल क्या कहलाता है? कवक जाल, या इसी को हम कहते हैं माइसीलियम। जो जाल नुमा संरचना ये बनाते हैं वो जाल नुमा संरचना क्या कहलाती है? कवक जाल या माइसीलियम कहलाती है। इस माइसीलियम में क्या होते हैं? कवक तंतु होते हैं। जैसे इस तरह से ये कवक तंतु, दूसरा कवक तंतु, तीसरा कवक तंतु। अगली चीज़, ये जो कवक तंतु है, ये कवक तंतु क्या कहलाते हैं? जो कवक जाल में जो कवक तंतु होते हैं ये कवक तंतु कहलाते हैं हाइफी। इन कवक तंतुओं को कहा जाता है हाइफी। हाइफी ये जो कवक तंतु है ये कवक तंतु मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। तो कवक कैसे रहते हैं? कई कवक तंतु मिलकर के एक जालनुमा संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, और वो जालनुमा जो संरचना होती है वो कहलाती है कवक जाल या माइसीलियम।
और माइसीलियम में जो कई कवक तंतु मिलकर के जो माइसीलियम बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, वो कवक तंतु खुद ही क्या कहलाते हैं? हाइपी कहलाते हैं, जो कि मल्टीसेल्युलर या बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि ये एक कवक तंतु, दूसरा और तीसरा, और ये मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। तो ये पूरा हो गया कवक जाल, और ये क्या हो गया? अलग अलग कवक तंतु हो गए। और कवक तंतु कैसे होते हैं? ये कवक तंतु जो है बहुकोशिकीय होते हैं। ये कवक तंतु है, हाइपी है, और ये पूरा माइसीलियम जो कि मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तो हुई इनकी संरचना की बात की है, किस तरह से रहते हैं। इसके अलावा अगर अपन इनके शरीर की बात करें तो इनमें क्या पाई जाती है? सबसे बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है सबसे बाहर की ओर। और सेल वॉल या जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति थी, लेकिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड की बनी थी, या यूं कहे पेप्टिडोग्लाइकेन और NAM NAG, यानी कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन की बनी थी। यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क दिखता है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो एक क्या होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी जटिल एक पॉलीसेकेराइड है। अब कोशिका भित्ति के अलावा अगर अपन बात करें पोषण का, तो जो कवक है वो पोषण किस प्रकार से करते हैं? तो पोषण के आधार पर हम जानते हैं कि कवक कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। यानी कवक जो होते हैं उनमें कोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते? अपना पोषण खुद नहीं कर पाते, बल्कि वो पोषण के लिए क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और इसी आधार पर कि वो पोषण दूसरों से लेते हैं, इसी कारण उन्हें हम कहते हैं परपोषी या विषम पोषी। लेकिन उनके जो पोषण का तरीका होता है वो कई प्रकार का होता है। कुछ जो कवक है वो मृतपोषी के रूप में रहते हैं, यानी कि मृतोपजीवी या मृतपोषी, यानी कि मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से वो पोषण लेते हैं। और कुछ जो कवक है वो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि दूसरे जीवों के साथ में सिम्बायोटिक संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं और उनसे पोषण लेते हैं। तीसरे प्रकार में हम देखेंगे कि कुछ परजीवी के रूप में रहते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या उनके शरीर के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना पोषण लेते हैं। तो पोषण के आधार पर कवक कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। और ये विषम पोषी कवक 3 प्रकार से पोषण ले सकते हैं। यदि ये मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं तो कहलाते हैं मृतपोषी। यदि ये किसी दूसरे सजीव के साथ रह करके सहजीवी संबंध बनाते हैं और उससे अपना पोषण लेते हैं तो कहलाते हैं सहजीवी। और यदि ये दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके उससे अपना पोषण लेते हैं तो कहलाते हैं परजीवी। यानी कि 3 प्रकार के होंगे ये। मृतपोषी कौन से होंगे? जो कि मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेंगे, दूसरों के साथ रहेंगे और ये दूसरे जीवों के शरीर से लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल इनके देखते हैं, जैसे कि अधिकांश जो कवक होते हैं वो मृतपोषी होते हैं। अधिकांश कवक जो होते हैं डिकम्पोजर, अपघटक या मृतपोषी होते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, अगेरिकस, जिसको हम मशरूम भी कहते हैं। अगेरिकस को हम क्या कहते हैं? मशरूम भी कहते हैं। ये मशरूम क्या है? जब बारिश के टाइम पर हम लकड़ी के लट्टों पे या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे देखते हैं कि इस तरह की कुछ छतरीनुमा संरचनाएं निकल आती है। और ये इस तरह की जो छतरीनुमा संरचनाएं होती है, ये क्या होती है? मशरूम होती है। लेकिन ये मशरूम जो है, इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगती है, उनमें विषैलापन होता है।
यानी जीवों के लिए अत्यंत विषैली होती है, बल्कि कुछ मशरूम जो होती है वो विषैली नहीं होती बल्कि प्रोटीन की अच्छा स्रोत भी होती है। तो मशरूम की कुछ जातियाँ उपयोगी होती है, कुछ हानिकारक होती है। तो मशरूम भी क्या है, एक मृतपोषी है। इसके अलावा एस्परजिलस, एस्परजिलस, तो ये जो कवक है सारे के सारे ये कैसे होते हैं, मृतपोषी। सहजीवी जो कवक है उसमें जो है लाइकेन है, इसके अलावा माइकोराइजा, ये जो कवक है ये कैसे होते हैं, सहजीवी। अब एग्जाम्पल के तौर पे इनको हम आगे देखते हैं। और सहजीवी जो है संबंध, इसमें क्या होता है, कोई कवक जो है किसी दूसरे जीव के साथ में रहता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ऐसा संबंध जो है सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन जो है, लाइकेन में कवक और शैवाल साथ में रहते हैं। कवक जो है वो किसके साथ रहता है, शैवाल के साथ में, और शैवाल के साथ में जब कवक रहता है तो उसको कहा जाता है, उनके सहजीवी संबंध को कहा जाता है लाइकेन। यहाँ पर होता है क्या, शैवाल के पास में क्लोरोफिल होता है, इस कारण शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, भोजन बनाता है, और कवक जो है उससे भोजन लेता है और खुद बदले में उसको सुरक्षा देता है, और जड़ों से यानी कि जमीन से खनिज लवणों का अवशोषण करके देता है। तो सुरक्षा और खनिज लवण उपलब्ध कराता है कवक, और शैवाल उसको भोजन उपलब्ध कराता है बदले में। इस तरह से दोनों साथ साथ रहते हैं, तो सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध इनमें होता है। माइकोराइजा, जो कुछ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, इनकी जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं। तो कवक जब उच्च श्रेणी के जो पादप है उनकी जड़ों में उपस्थित रहते हैं, यानी कि उच्च श्रेणी के पादप प्लस कवक जब साथ साथ रहते हैं तो वो कहलाता है माइकोराइजा। और इन जड़ों से ये क्या करते हैं, पोषण लेते हैं, साथ में इनको न्यूट्रिशन उपलब्ध कराते हैं। तो ये दोनों क्या है, सहजीवी संबंध है। इसके अलावा है परजीवी कवक, और परजीवी कवक कौन से होते हैं, सारे के सारे जो रोग कारक है, रोगजनक या जो रोग कारक कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और जैसे कि एथलीट फुट रोग उत्पन्न करता है, इसके अलावा दाद रोग जो उत्पन्न होता है कवक के द्वारा, तो सारे के सारे रोग कारक कवक जो है वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। तो पोषण के आधार पर ये कवक थे। इसके बाद में कवकों के बारे में हम बात करें कि इनका लाभदायक और हानिकारक प्रभाव क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये पोषण से रिलेटेड कुछ है, सहजीवी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कवकों का महत्व है। तो कवकों का महत्व की हम जब किसी की भी बात करते हैं तो अपने पास में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है उसका लाभदायक उपयोग और दूसरा है उसका हानिकारक उपयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवक का लाभदायक उपयोग। कवकों का महत्व, और महत्व में पहले लाभदायक उपयोग की अगर अपन बात करते हैं कवकों की, तो सबसे पहला जो उपयोग है कवकों का वो होता है एंटीबायोटिक बनाने में। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, जिसपे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है सबसे पहला वो है एंटीबायोटिक में। एंटीबायोटिक, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो सर्वप्रथम बनाई गई, और ये एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाई गई, एक कवक के द्वारा बनाई गई। उस कवक का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से जो एंटीबायोटिक प्राप्त की गई सर्वप्रथम वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन इस कवक से किसने प्राप्त की थी, तो वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कवक से क्या बनाई थी, एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक था उनसे क्या प्राप्त की, ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो बनाई सर्वप्रथम। तो एंटीबायोटिक के निर्माण में क्या होता है, कवकों का यूज होता है। इसके बाद में अगर अपन देखें इसका नेक्स्ट जो है, यानी कि इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार की एंटीबायोटिक जो है वो कवकों से बनाई जा चुकी है, जैसे ग्लिसलियोफ्लिविन, सिफेलोस्पोरिन, जवाहेरिन आदि
पहला जो था एंटीबायोटिक बनाने में, दूसरा जो उपयोग है इसका लाभदायक वो है भोज्य पदार्थों के रूप में, यानी कि खाद्य पदार्थों में भी कवक जो है इनका उपयोग होता है। और सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो होता है ईस्ट का। ईस्ट जिसका नाम है, इसी का नाम जो है वो है सैक्रोमाइसीज सर्विसी, सैक्रोमाइसीज सर्विसी या ईस्ट। सबसे ज़्यादा जो है इसी का उपयोग होता है भोज्य या खाद्य पदार्थों के रूप में। कैसे कैसे होता है? सैक्रोमाइसीज सर्विसी जो है इसका उपयोग जो है ईस्ट केक बनाने में होता है। एक टेम्प नाम का जो है व्यंजन बनता है जिसमें भी होता है। टेम्प जो है ये सोयाबीन और कवक से बनाया जाता है, यानी सोयाबीन और ईस्ट से बनता है, जिसको कहा जाता है टेम्प। और साथ ही साथ जो है ईस्ट का जो उपयोग होता है, इसके अलावा कई प्रोटीन के जो स्रोत है, यानी कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, प्रोटीन स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत के रूप में भी ईस्ट को यूज किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों के रूप में, साथ ही जो बेकरी उद्योग है, बेकरी उद्योग में ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज आदि बनाने में भी या किण्वन करने में, खमीर उठाने में, यानी कि अगर ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो, किण्वन करवाना हो किसी का, यानी किण्वन की क्रिया करवानी हो, खमीर उठाना हो, यानी इन सभी प्रक्रियाओं में किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट क्या है? एकमात्र एक कोशिकीय कवक है जिसको सैक्रोमाइसीज सर्विसी भी कहा जाता है। इसका यूज जो होता है कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे ईस्ट केक बना लिया जाए, टेम्प जो सोयाबीन और ईस्ट से बनाया जाता है, उसके अलावा प्रोटीन के स्रोत के रूप में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका यूज होता है। बेकरी उद्योग में ब्रेड, केक, किण्वन और खमीर उठाने में भी इसका यूज होता है। तो ये ईस्ट के कुछ यूज थे। थर्ड जो उपयोग है, लाभदायक उपयोग, वो है कार्बनिक अम्लों के निर्माण में, यानी कि कवकों के द्वारा कुछ कार्बनिक अम्लों का भी निर्माण किया जाता है। तो कार्बनिक अम्लों के निर्माण में कवकों का यूज होता है। कार्बनिक अम्लों के निर्माण में जो कवक काम में आते हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक जो अम्ल है उसका निर्माण किया जाता है राइजोपस से, राइजोपस से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। सिट्रिक अम्ल का जो निर्माण है वो एस्परजिलस से होता है। सिट्रिक अम्ल का जो निर्माण है वो किससे होगा? एस्परजिलस से। तो कार्बनिक अम्ल, इसके अलावा गैलिक अम्ल का पेनिसिलियम से, तो अन्य अम्ल भी प्राप्त होते हैं। तो कार्बनिक अम्लों के रूप में भी किसका यूज होता है? कवकों का निर्माण होता है। इसके अलावा जैविक अनुसंधान में कवकों को यूज किया जाता है। कवकों के जो लाभदायक उपयोग हम देख रहे थे, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाने में, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक बनाई गई कवकों के द्वारा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी। इसके अलावा भोज्य पदार्थों के रूप में भी कवक यूज होता है और मोस्टली ईस्ट इसमें यूज होता है। इसके अलावा कुछ मशरूम की भी प्रजातियां हैं जिनको कि प्रोटीन के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ईस्ट को भी टेम्प वगैरह बनाने में, ईस्ट केक बनाने में, प्रोटीन स्रोत के रूप में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। बेकरी उद्योग में यूज होता है और कार्बनिक अम्लों के निर्माण में यूज होता है। एक जो और है, अनुसंधान के रूप में भी जैविक अनुसंधान जो किए जाते हैं, जैविक अनुसंधान के रूप में भी कवकों को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और जैविक अनुसंधान के रूप में जो कवक काम में आते हैं उनमें जैसे कि लाइकेन, जैविक अनुसंधान के रूप में चौथा जो उपयोग है वो है जैविक अनुसंधान। पहला जो है वो है लाइकेन यूज होता है। लाइकेन कैसे यूज होता है? क्योंकि जो लाइकेन होते हैं ये सल्फर युक्त वातावरण में ग्रोथ नहीं करते, सल्फर युक्त वातावरण में वृद्धि नहीं करते, और इसी का फायदा
प्रदूषण के सूचक के रूप में लिया जाता है। यानी कि जब वातावरण में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है तो लाइकेन की ग्रोथ नहीं हो पाती। यानी लाइकेन को ग्रो करा करके उगा करके देखा जाता है, यदि सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो है लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन को यूज किया जाता है। इसके अलावा एक जो कवक है वो है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो कवक है इम्पोर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा कवक को आनुवांशिकी प्रयोगों के लिए यूज किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिकी प्रयोग किए जाते हैं वो इसी कवक पर किए जाते हैं, और इसी कारण न्यूरोस्पोरा को जो आनुवांशिकी प्रयोग ज़्यादा होते हैं इस पर, इसी कारण इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा कवक को। तो ये थे अपने कवक जगत जो है, कवक जो है फंजाई है, उनके लाभदायक इफेक्ट यानी कि उनके लाभदायक उपयोग। हानिकारक उपयोग हम देखेंगे आगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कवक की संरचना, कवक में पोषण और कवकों के लाभदायक उपयोग। लाभदायक उपयोग के बाद में जो इसके हानिकारक उपयोग और इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें, साथ ही साथ नेक्स्ट जो सूक्ष्म जीव है वायरस, जिसका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।